तस्वीरों का कोई ख़ास विषय नहीं होता था। एक आध बार जब उसकी माँ यानी मिसेस गुप्ता ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी किताब उलट पुलट कर देखी तो बस एक चीज़ उन्होंने गौर की थी कि इतने चित्रों में कहीं कोई औरत की तस्वीर नहीं थी। हर पेज पर तरह तरह के आदमी थे, हर पेज पर तरह तरह के आदमी थे। उनके पैर और बाहें साफ साफ बने होते और अक्सर उनके शरीर के अंदर के हिस्से भी यानी हड्डियाँ, नसें, मांसपेशियाँ वगैरह भी बड़ी बारीकी से बनी होती। कुछ चित्रों में सुपरमैन या बैटमैन फौलादी वस्त्र पहने भयंकर लड़ाई में मुब्तला रहते थे। कहीं कहीं चित्रों के बगल में बुलबुले के अंदर कुछ लिखा भी होता था। मिसेस गुप्ता इसी निर्णय पर पहुंची थी कि आजकल उनका लड़का कॉमिक ज़्यादा पढ़ रहा है। कई स्केचबुक भर चुकी थी और एक स्केचबुक से दूसरे के अंतराल में वह किसी टेढ़े सीधे कागज़ के टुकड़ों का इस्तेमाल कर डालता या फिर पुराने अखबारों के ऊपर और कैलेंडरों के पीछे वह चित्र बना डालता। उस पर जैसे धुन सवार थी और कुछ करता ही नहीं था। बड़ा हुआ तो कमोबेश यही चलता रहा और जल्दी ही साबित हो गया कि वह किसी नौकरी के लायक नहीं। वह देर से सोकर उठता और फिर वही स्केचबुक और चबाई हुई पेंसिल। उसकी तस्वीरों का माध्यम बदल गया था। न जाने कहाँ से उसने ऑयल पेंटिंग पर किताबें लाकर उनका अध्ययन करके ऑयल पेंट से चित्र बनाना शुरू किया था। पहले ऑयल पेपर पर और फिर अखिलेश की मदद से खरीदे हुए कैनवस पर। मिसेस गुप्ता के छोटे से फ्लैट में तस्वीरें अड़ंग होती जा रही थी। तभी अखिलेश ने स्टूडियो वाली बात सोची और मनोरंजन ने अपनी कार्यशाला वहीं शिफ्ट कर दी। उसकी तस्वीरों में आदमी के फिगर तो अब भी थे, मगर कुछ दिनों से उसके ऊपर पेड़ बनाने का जुनून सवार था। बूढ़े और विशाल बिना पत्तियों के पेड़ जिनकी डालें आसमान छेंक लेती। कभी कोई आदमी सिर झुकाए पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता। एक तस्वीर में ऊंचे से पेड़ से 2 पीले पान के आकार के पत्ते झड़कर हवा में ठहर गए थे। तस्वीर एक गहन खामोशी का आभास देती थी। उसका शीर्षक था सोच। जैसे उसकी कल्पना में कोई पेड़ उग रहा हो जो हर तस्वीर पर छा जाता था। एक बार उसने कल्प वृक्ष के बारे में कहीं पढ़ लिया तो कई दिनों तक उसको बनाने की कोशिश करता रहा। कल्प वृक्ष जो मांगो सो देने वाले वृक्ष को कहते हैं। जवानी के साथ उसको एक और लत लग गई थी जो उसके घर वालों के लिए परेशानी का बायस बनती जा रही थी। अक्सर जब वह कहीं बाहर से लौटता तो उसके साथ कोई लड़का होता जिसे वह अपना दोस्त कहकर उनसे मिलाता। अपने आप में कोई परेशानी की बात नहीं थी। अच्छा ही था कि उसके दोस्त बन रहे थे। पर मनोरंजन के मध्य वर्गीय भद्र माँ बाप ने विस्मय के साथ गौर किया था कि उनके बेटे के दोस्त हमेशा निम्न वर्ग के होते जो जल्दी ही उन्हें नमस्ते करके या सिर लटका के झेपते हुए से मनोरंजन के कमरे में घुस जाते, जैसे वे कुछ छिपाना चाहते हों। फिर वहाँ कानाफूसी होती और हंसने की आवाज़ें आती जो उन्हें किसी पहेली की तरह अबूझ लगती। मनोरंजन अपने घर वालों के साथ कभी इस तरह नहीं हंसता था।
कहीं उन्हें शायद इस बात से ईर्ष्या भी होती हो। माँ पूछती, आज तो तुम बहुत खुश थे, बड़े ठहाके लग रहे थे, क्या बात थी? अरे यूं ही हंस रहे थे, यह मनोज एकदम जोकर है, बहुत हंसाता है। कौन है यह मनोज? उसके पिता चौरसिया पान भंडार के मालिक। इतना सुनते ही माँ के होंठ नापसंदगी की एक पतली सी लकीर में भिज जाते। क्या दोस्ती करने के लिए उसे और कोई नहीं मिल सकता था? क्या यह उसके अंदर किसी तरह की हीन भावना होने का संकेत है कि वह इन सड़क के लौंडों के साथ घूमना पसंद करता है? फिर एक दिन मिसेस गुप्ता को लगा कि मनोरंजन के गुसलखाने से देर तक पानी बहने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई नहाता ही जा रहा है। फिर एक दबी हुई खिलखिलाहट और उसके बाद एकदम सन्नाटा। क्या वे दोनों एक साथ? मगर जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मनोरंजन ने फौरन उसे खोल दिया और दोनों को वहीं बैठा देखकर उन्हें इत्मीनान हो गया। उन्हीं दिनों जावेद ने भी मनोरंजन के साथ घर आना शुरू किया। दुबला मगर गठा हुआ बदन, कद मझोला, बाल एकदम छोटे, मिलिट्री कट में सिर से चिपके हुए। जावेद क्या करता है? मिसेस गुप्ता ने हस्बे मामूल उत्सुकता दिखाई। नीचे मार्केट में पीसीओ में नौकरी करता है। चलो कुछ करता तो है। माँ तब भी नाक भौं सिकोड़े रहे। आप मेरे दोस्तों को बिना जाने हुए ही बुरा क्यों समझती हैं? मनोरंजन जरा चिढ़ कर बोला। सूट बूट पहनकर बड़ा साहब बना रहता है। अखिलेश मुस्कुराया। यह बात सच थी। जावेद की कमीज हमेशा नई बेशिकन दिखती, पतलून किसी महंगे कपड़े की, जूते लको दक। उसकी शौकीन मिजाजी साफ जाहिर थी। मनोरंजन की मली दली टी शर्ट और घिसी हुई जीन्स से तो लाख दर्जे अच्छे कपड़े पहनता था। वह जावेद से पहली बार मिला था जब घर का फ़ोन खराब हो गया था। मार्केट में पीसीओ से फ़ोन करने जाना पड़ा था। पीसीओ में बात करने वालों की लाइन लंबी थी और उसने अपनी बारी आने के लिए पौन घंटा इंतज़ार किया। पतली सी बेंच पर बैठे बैठे उसने नज़रों को छोटे से कमरे में घुमाया, मगर जल्दी ही आँखों को उलझाए रखने वाली सामग्री खत्म हो गई। दीवार पर टंगे कैलेंडर का चित्र फौरन ही उसकी चित्रकार स्मृति में दर्ज हो गया। उसके बगल में टंगी गोल जैको की घड़ी में घड़ीपन के अलावा कुछ भी नहीं था और अंदर वह आदमी न जाने कितनी देर तक बात किए जा रहा था। जब कुछ देखने को बचा नहीं और बोरियत नई ऊंचाइयां छूने लगी तो उसने काउंटर पर बैठे जावेद पर आंखें टिका दी। उसने हल्के से आश्चर्य के साथ गौर किया कि जावेद के चेहरे का हर नक्श जैसे दूसरे के विरोध में था। पतली नाक के नीचे मोटे थोड़े निर्दयी से होंठ, घनी जंगली भौहों की हद नापती हुई समतल तराशी हुई पेशानी, गालों की उभरती हुई हड्डियों के ऊपर बेहद काली आंखें जिनमें खास तरह की ताकत थी जिससे बार बार उनकी तरफ देखने को जी चाहता था। कुल मिलाकर आकर्षक चेहरा था। वह कुछ भी किए बगैर किसी बुद्ध की तरह वहीं बैठा था अपने काउंटर पर, जैसे उसने इंतजार करने की अपनी नियति से पूरी तरह समझौता कर लिया। आखिर मनोरंजन की बारी आई। बात करके बाहर निकला तो पाया कि जेब में पैसे नहीं हैं। मैं पैसे घर भूल आया हूँ, उसने झेपते हुए कहा।
वैसे मैं सामने वाले अपार्टमेंट ब्लॉक में रहता हूँ, क्या कभी आकर ले आऊं? क्या अभी आकर ले आऊं? कोई बात नहीं, यहाँ से तो रोज गुजरते हो गए, फिर दे जाना। बिना आंखें ऊपर उठाए जावेद बोला। दूसरे दिन मनोरंजन पैसे देने गया तो जावेद ने कहा, तुम्हारी पर्ची तो खो गई, जो चाहे दे दो। क्या यहीं के रहने वाले हो? मनोरंजन ने पूछा। अब तो यहीं रहता हूँ, वैसे घर प्रतापगढ़ में है। मैंने तुम्हें सामने से जाते अक्सर देखा है। फिर एक दिन मनोरंजन कहीं जा रहा था तो देखा पीसीओ में कोई नहीं है, सिर्फ जावेद अकेला बैठा सिगरेट फूंक रहा है। किसी आवेग में मनोरंजन दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जावेद उसकी तरफ फोन बढ़ा रहा था तो उसने कहा, नहीं, मुझे फोन नहीं करना है। मैंने तुमको बताया नहीं, पर मुझे तस्वीरें बनाने का शौक है। मैं तरह तरह के चेहरे ढूंढता रहता हूँ। अगर तुम बुरा न मानो तो। वह रुक गया, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर एकदम जल्दी से बोला, तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे स्टूडियो में आओगे कि मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकूं? तब जावेद ने सिर उठाकर सीधा उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुस्कुराहट के साथ व्यंग्य का एक अंश भी था। अच्छा, मैं तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे सकता हूँ। जावेद कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गया। मनोरंजन उसे कातर नजरों से देख रहा था। करीब था कि घबराहट में बोल पड़ता कि जावेद ने कहा, ठीक है, आ जाऊंगा। मनोरंजन उसको स्टूडियो का पता समझाकर बाहर निकल गया। जावेद बराबर स्टूडियो आने लगा, क्योंकि यह तय हुआ था कि जावेद स्टूडियो उस अंतराल में आएगा जब वह पीसीओ बंद करके खाना खाने जाता था। वे पहले साथ जाकर मद्रास कैफ़े में खाना खाते थे। मद्रास कैफ़े स्टूडियो से 10 कदम पर था। मनोरंजन का खाना ज़्यादातर सांभर के साथ 2 बड़े खाकर पूरा हो जाता था, मगर जावेद को बहुत भूख लगती थी। वह डोसे के साथ बड़े बड़े निवाले तोड़कर जोश खरोश के साथ खाता था। फिर मनोरंजन के पूछने पर कि वह और क्या लेगा, कभी मना नहीं करता था। इस तरह से वह कभी 2 कभी 3 डोसे खा लेता था। मनोरंजन को यह अच्छा लगता था। उसको इसमें जावेद के पुरुष होने का सबूत मिलता था। पैसे मनोरंजन ही देता था, उनके बीच किसी अनकहे समझौते के तहत। वैसे इन मामलों में जावेद खासा बेतकल्लुफ़ इंसान था और उसे मनोरंजन के बराबर खाने के लिए पैसे देने से कोई आपत्ति नहीं मालूम होती दिखाई देती थी। खाने के बाद वह एक सिगरेट पीता था, जिस दौरान मनोरंजन उसके चेहरे का अध्ययन करता था। उसको लगता था खाने के बाद जावेद के चेहरे पर संतोष की एक परत आ गई है और इस बात से उसको खुशी मिलती थी। फिर वे टहलकर स्टूडियो जाते थे और काम शुरू होता था। धीमे धीमे उनमें काफ़ी बातें भी होने लगी थी। एक दिन जावेद मोढ़े पर बैठा था और मनोरंजन पोर्ट्रेट बनाने में लीन था। दोनों चुप थे। एकाएक मनोरंजन बोला, जानते हो, उस दिन जब मैंने तुम्हें पीसीओ में अकेले बैठे देखा था तो मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया था, जैसे मेरे और तुम्हारे बीच कोई तार खिंचा हो।
जैसे कोई शक्ति जो मुझसे बाहर थी मुझे तुम्हारी तरफ ढकेल रही हो। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? तार किस तरह का? शायद सहानुभूति का। शायद मुझे लगा कि तुम भी मेरे जैसे हो, कुछ खोज रहे हो जो तुम्हारे अधूरेपन को दूर कर सके। मुझे कुछ ऐसा ही लगा। मनोरंजन ने जरा रुककर अपनी बात पूरी की। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, जावेद बोला, मगर शायद ऐसा ही हो, नहीं तो मैं क्यों आता? इतना कहकर वह सोच में पड़ गया और उसके चेहरे पर आशंका के बादल छा गए। मैं अपने बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ और न मैंने इन बातों के बारे में सोचा है, तो बताओ मैं तुम्हारी बात का जवाब कैसे दूँ? उसने फिर कहा और मनोरंजन उसकी हिचकिचाहट देखकर चुप हो गया। कुछ ही महीनों के अंदर उनकी दोस्ती काफी बढ़ गई थी। मनोरंजन जावेद पर फिदा था, पर जावेद की उसके प्रति एकाग्रता का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, क्योंकि जावेद अपने बारे में ज़्यादा बोलता ही नहीं था। कभी व्यंग्य का सहारा लेता, कभी मुझे मालूम नहीं कहकर मनोरंजन के खुले हुए सवालों को टाल देता। एक दिन वे मद्रास कैफे से टहलते हुए स्टूडियो जा रहे थे। अजीब सा दिन था, कभी बदली छा जाती, कभी एकदम से धूप खिलाती। आसमान के नीलेपन में लंबी फटी हुई आस्तीन की तरह बादल का एक सफ़ेद टुकड़ा खिसट रहा था। मनोरंजन ने कहा, जब मैं छोटा था तो अपने घर के पीछे मैदान में घंटों लेटा आसमान को देखा करता था। इतना बहुत सारा नीलापन। मुझे लगता था इस नीलेपन की हजारों परतें होंगी और उनके पीछे भगवान का घर होगा। भगवान मेरे लिए उस शक्ति का नाम है जो पूरी दुनिया को कायम रखती है, जो मेरी जिंदगी का भी हिसाब रखती होगी, जिसने मेरी नियति काले अक्षरों में लिखी होगी उस बड़ी सी किताब में आसमान के ऊपर। क्या तुम इस शक्ति में विश्वास करते हो? थोड़ी देर चुप रहने के बाद जावेद ने बोलना शुरू किया। मेरा बचपन एक छोटे से कस्बे में बीता। हमारा घर भी छोटा था, उसके 2 कमरे हमेशा अंधेरे ही रहते थे। घर के बाहर एक गंदी नाली बहती थी, जिसके किनारे उस मोहल्ले के लोग अपने घरों का कूड़ा फेंकते थे। खिड़की खुली छोड़ दो तो इस पनाले की बदबू कमरे में घुस आती थी, और खिड़की बंद रहती तो एकदम अंधेरा हो जाता था। मेरे अब्बा एक कैंची बनाने वाले के यहाँ काम करते थे। उन्हें दारू की लत थी। अक्सर वहाँ से मिला पैसा वह पी डालते थे। हम 5 भाई बहन थे। हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेरी अम्मी मोहल्ले के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। रात को घर के इकलौते तख्त पर वह हम सबको लिटा देती थी, पास पास गोश्त के लोथड़ों की तरह। कभी इस कमरे की खिड़की खुली होती तो आसमान की एक मैली सी फाँक दिखती थी। उस फाँक के रंग बदलते रहते थे, कभी नीला या गुलाबी, पर ज़्यादातर एक फीका सा सफ़ेद। तुम्हारी तरह कभी मेरा भी ध्यान आसमान के इस टुकड़े पर चला जाता था। आसमान का मेरे लिए मतलब था आज़ादी, खुलापन। खिड़की के पास खड़े होकर आसमान को देखते हुए मैं खुलकर सांस ले पाता था। मैं जोर से गहरी सांसें लेता, अपने सीने में ढेर सारी सांसें भर लेता। मुझको लगता कुछ देर के लिए आसमान का फैलाव मेरे अंदर भर गया। इस छोटे से जेल खाने से निकलने के लिए कितना तरसता था
मेरे दिल से जैसे पुकार उठती थी। फिर जानते हो क्या हुआ? वह रुका और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान खिल गई। जिसे तुम शक्ति या भगवान कह रहे हो, उसी ताकत ने मेरा वहां से निकलने का रास्ता खोल दिया। उस बुढ़िया का बेटा दिल्ली में मेरी अम्मी एक बुढ़िया के यहाँ सिलाई करने जाया करती थी। उस बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। बेटा एक दिन बुढ़िया को लेने आ गया। उस बेटे के आगे मेरी अम्मी ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि वह मेरी नौकरी कहीं लगवा दे। तब मैं 20 साल का था और इंटरमीडिएट के इम्तिहान में दोबारा फेल हो गया था। बुढ़िया के बेटे के दिल्ली में कई कारोबार थे। यह पीसीओ जिसमें मैं काम करता हूँ, उसने तभी खोला था और उसको एक आदमी की ज़रूरत थी। सो मैं दिल्ली आ गया। मुझे यहाँ 2 साल हो गए, पर मैं तुमको बताना चाहता था कि मेरे लिए उस शक्ति का नाम है मौका, अवसर, अपनी ज़िंदगी के कड़वेपन से पीछा छुड़ाने का मौका। जावेद की आंखें चमकने लगी थी और इतनी देर तक बोलते रहने के बाद वह एकदम चुप हो गया। उसने मनोरंजन को गहरी उत्तेजना के साथ देखा। मनोरंजन खामोशी से सिर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखें एकटक जमीन पर गड़ी हुई थी, जैसे कि जावेद के लफ्ज़ जमीन पर लिखी हुई किसी लिपि का ज़रूरी हिस्सा हो, जिसे पढ़े बगैर उन्हें समझ पाना असंभव। आखिर उसने पूछा, तो क्या तुम फिर वापस घर गए? नहीं, जावेद ने जवाब दिया, मैं तो कैद से छूट कर निकला हूँ। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया है। मैं प्रतापगढ़ से चला आया, मगर अचानक किसी रात नींद खुल जाती है तो मुझे लगता है मैं उसी अंधेरे कमरे में हूँ और मेरी नाक में उस नाली की बू बस जाती है जो हमारे घर के बाहर बहती थी। तो क्या तुम समझते थे अपने अतीत से इतनी आसानी से छुटकारा पा जाओगे? मनोरंजन की आवाज़ धीमी थी। हम एक न एक तरह की कैद में रहते हैं। मेरे लिए खुलकर प्यार न कर पाना ही कैद है। हम एक न एक तरह की कैद में रहते हैं। मेरे लिए खुलकर प्यार न कर पाना ही कैद है। मेरा खिंचाव पुरुष की तरफ ही होता है। मैं ऐसे ही बना हूँ। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? क्या यह मेरा कोई दोष है? मामूली आदमी के लिए कितना मुश्किल है मेरी मजबूरी को समझ पाना, एक बंदी से प्यार करना। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ। मनोरंजन का चेहरा एक कड़वे से भाव के साथ विकृत हो गया। तुम अपने बारे में इस तरह क्यों सोचते हो मनोरंजन? मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो जावेद? बातों की रौ में दोनों ने गौर नहीं किया था कि चलते चलते वे मनोरंजन की स्टूडियो वाली बरसाती इमारत के आगे खड़े हो गए थे। उसके फाटक के सामने सड़क के किनारे अमलतास का एक पुराना पेड़ था जो उन दिनों शबाब पर था। उसमें फूल ही फूल थे। पेड़ के नीचे खड़े होकर जावेद ने ऊपर उसकी डालों को देखा तो ढेरों फूल नजर आए, नाजुक, उजले, सफ़ेद अंगूर जैसे गुच्छे। लेकिन अमलतास तो पीला। यही फूल जमीन पर भी बिखरे हुए थे। वह पेड़ के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया तो उसको महसूस हुआ कि उन पीले फूलों की कुलबुलाती हुई ऊर्जा उसके अंदर बस गई। तो दोस्तों, मैं आपको सुना रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है कगार पर, लेखिका सारा राय जी।
और आपने सुना कि यह कहानी कितनी खूबसूरत है अपने आप में। समलैंगिक बच्चे की अपनी स्थिति को स्वीकारने और अपने परिचय के दायरे में कुछ ऐसे लोगों को चुनने की कहानी जिनके साथ वह अपने समलैंगिक स्वभाव को जी सके। तो दोस्तों, आशा है कि मेरा पाठ पसंद आया और बहुत सी बातें हैं इसमें। गुजरात के